हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 7 है, चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 4 है। तो अब आप देखिए, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोर के एटॉमिक मॉडल की कमियां, क्या क्या कमियां रह गई। तो आप जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखो, सबसे पहली कमी यही है बेटा, बोर की थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही सही है। यानी इतने एलिमेंट्स हैं, है ना। अब इनमें से सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, यानी शुरू के एक दो एलिमेंट, 4 एलिमेंट तक ही बोर की थ्योरी सही है। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स 1H1 और कोई आसपास के 2-3 एलिमेंट, वहीं तक बस बोर की थ्योरी सही है। आगे बोर की थ्योरी सही ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इतने सारे एलिमेंट्स में से बोर की थ्योरी सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स के लिए ही सही है। दूसरी बात, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर का डिस्कस किया है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन को क्या माना है, पार्टिकल। लेकिन आपको पता है हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव करैक्टर को डिस्कस ही नहीं किया है। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने सिर्फ आधा ही करैक्टर डिस्कस किया है, आधा करैक्टर तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है इलेक्ट्रॉन का। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरी बात करते हैं, अगर बेटे जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी वेवलेंथ, लाइमन, बामर, पाशन, वो वेवलेंथ तो खैर एग्जैक्टली मैच होती है बोर की निकाली गई वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ वहां से स्पेक्ट्रल सीरीज में मिलती हैं वो तो मैच होती हैं। लेकिन अब आगे की बात कर रहे हैं, अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को भी, किसी एक स्पेक्ट्रल लाइन को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसके अंदर कई बारीक लाइनें होती हैं। ध्यान से सुनो, एक स्पेक्ट्रल लाइन को किससे देख रहे हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर भी कई फाइन लाइंस हैं, कई पतली पतली लाइनें हैं। अब एक लाइन के अंदर वो पतली लाइनें कहां से आ रही हैं, इसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर सके। यानी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इसे कहते हैं। एक पतली लाइन में पतली पतली और लाइनों का होना, यह कहलाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसको वो बता नहीं पाए कि एक स्पेक्ट्रल लाइन में और पतली पतली लाइनें कहां से आती हैं। जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिल रही हैं उसमें हम किसी पर्टिकुलर लाइन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई करें तो वो स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, फर्दर स्प्लिट हो जाती है। वैसे एक लाइन दिख रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो एक लाइन की बजाय 3 लाइनें दिखने लग पड़ी, स्प्लिट हो गई। एक लाइन 3 लाइनों में स्प्लिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर। तो उनसे पूछा गया, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड लगाने से स्प्लिट क्यों हो जाती है। तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। ये जीमान ने करके दिखाया था प्रैक्टिकली कि ऐसा होता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बोर नहीं दे सके थे। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे स्टार्क, उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हो गई। अब फिर पूछा गया, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये लाइन फर्दर क्यों स्प्लिट हो जाती है। तो इसका भी कोई जवाब बोर नहीं बता सके। ठीक है, तो ये सारी कमियां होती चली गई। इसी तरह से स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलती हैं बेटा, उनमें से सारी स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे ये पहली स्पेक्ट्रल लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, हजारों हो सकती हैं, चौथी है, पांचवी है, लेकिन इन सबकी इंटेंसिटी बराबर नहीं होती है। इनमें से कुछ लाइनें ज़्यादा चमकदार होती हैं, कुछ लाइनें कम चमकदार हैं, यानी उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो ये पूछा गया, ठीक है भाई, वेवलेंथ तो आपने बता दी, अब ये बताइए इनकी इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है, कोई ज़्यादा चमकदार क्यों है, कोई कम चमकदार क्यों है। तो इसका जवाब भी वो नहीं बता पाए कि
जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी इंटेंसिटीज़ में अंतर क्यों है, इसका जवाब नहीं दिया जा सका। ठीक है। फिर अगली बात, आपने देखा होगा इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही सही पोजीशन बता दी है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इन्होंने बताई थी 0.53 एंगस्ट्रम, बिल्कुल एग्जैक्ट, और वहां पर बिल्कुल सही सही वेलोसिटी बता दी है, मोमेंटम बता दिया है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसकी वेलोसिटी थी c/137, यानी एक साथ एक ही टाइम पर आपने पोजीशन भी बता दी है और मोमेंटम भी बता दिया है प्रीसाइजली, एकदम एक्यूरेट। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को प्रीसाइजली नापा ही नहीं जा सकता, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। अगर आप मोमेंटम सही नापेंगे तो पोजीशन में एरर आएगी, और अगर आप पोजीशन सही नापेंगे तो मोमेंटम में एरर आएगी। लेकिन बोर ने पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ सही सही नाप लिया है। इट इज अगेंस्ट द, बोलो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन काफ़ी सारी वजहों से हमें बोर्स मॉडल को भी आइडियल मॉडल नहीं मान सकते हैं, इसको भी डिस्कार्ड किया गया और फिर इसके आगे भी नए मॉडल आए। ठीक है, जैसे सोमरफील्ड मॉडल, और भी आगे आए, फिर क्वांटम थ्योरी पर आ गए हम, ये सारे मॉडल के आगे चलकर। लेकिन वो सब अभी हमारे लिए बियॉन्ड द स्कोप हैं, तो उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिमिटेशंस वाला आर्टिकल पढ़ने के बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको नया टॉपिक ले रहा हूँ बच्चों, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो जरा इसको समझो और इससे क्या जानकारी मिलती है उन पर चर्चा करते हैं। तो देखो, टॉपिक का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम क्यों ओरिजिनेट होता है, क्यों पैदा होता है, पहले तो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझो। देखो, तुम्हें पता ही है बेटा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फिर बाहर तुम्हें पता है ऑर्बिट्स हैं डेफिनेट शेप एंड साइज की, और ऑर्बिट्स के बारे में बताया गया है उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक अरेंजमेंट के तहत इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पता है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी, तो ये क्या करता है, जंप होके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में। लेकिन वो यहां पर ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। लगभग कितनी देर ठहर पाता है, कैलकुलेशन शो करती हैं कि लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ही ठहर पाता है, और फिर वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में बैक वापस आता है। कहाँ वापस आता है, लोअर एनर्जी स्टेट्स में। जब वापस आता है तो इस एनर्जी डिफरेंस को वो इमिट करता है, किसके रूप में, फोटॉन्स के रूप में। तो वो इस एनर्जी डिफरेंस को हायर एनर्जी स्टेट और जिस लोअर एनर्जी स्टेट में आया है, उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को फोटॉन्स के रूप में इमिट करता है, और इसी वजह से हमें लाइट या स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। तो ये है स्पेक्ट्रम के ओरिजिन होने का कारण। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा में, स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेटे मैं कहूँगा स्पेक्ट्रा जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक बात और याद रखो, स्पेक्ट्रम सिंगुलर है, स्पेक्ट्रा प्लूरल वर्ड है। तो स्पेक्ट्रा प्लूरल है स्पेक्ट्रम का ही। ठीक है, तो इट इज़ द प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहले होते हैं बच्चों ये
इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरे होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बताओ भाई कितने तरीके के हैं? एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जैसे अब इमिशन स्पेक्ट्रा को भी आगे देखें, अभी डेफिनेशन बताता हूं, पहले इसके आपको टाइप्स बता रहा हूं। तो इमिशन स्पेक्ट्रा भी फर्दर 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का है? 3 तरीके का। एक होता है बच्चों लाइन स्पेक्ट्रा, अभी समझाऊंगा। एक होता है बैंड स्पेक्ट्रा और एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो ये भी आगे 3 तरीके का होता है। अब अगर कोई कहे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के भी सर आप आगे बताइए ये कितने तरीके का होता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा 2 तरीके का होता है। देखो भाई इसके भी 2 कैटेगरी हैं, यहां पर बता देता हूं। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रा। अब इन सभी का भी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो लेकिन आपको क्लियर तो हो गया होगा। बताओ भाई स्पेक्ट्रा कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा फिर 3 टाइप के हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा 2 ही टाइप के हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। अब अगली बात आती है, क्या है इनका मीनिंग वो देखो। अगर बेटे कोई चीज एटॉमिक स्टेट में है, किस स्टेट में है? एटॉमिक स्टेट में। देखो चीजें या तो एटॉमिक स्टेट में होती हैं या मॉलिक्यूलर स्टेट में होती हैं। तो अगर चीजें एटॉमिक स्टेट में हैं और उनमें से लाइट निकल रही है, गर्म है वो, उनमें से लाइट निकल रही है, वो गर्म है और एटॉमिक स्टेट में है, तो जब लाइट उनमें से निकलेगी तो बेटे होगा क्या? हमें इमिशन में लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? काली बैकग्राउंड होगी। बैकग्राउंड कैसी होगी? ब्लैक, और उसमें कुछ चमकीली लाइनें मिलेंगी डेफिनेट वेवलेंथ की। पूरा काला पर्दा हो और उस पर कुछ चमकदार लाइनें हो एक डेफिनेट वेवलेंथ की, ये होता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो बताओ लाइन स्पेक्ट्रा में क्या मिलेगा? बोलो भाई, बोलो। लाइन स्पेक्ट्रा कौन इमिट करता है? जब चीजें एटॉमिक स्टेट में होती हैं तो उनमें से जब गर्म है तो उनमें से लाइट निकल रही है, तो पूरी बैकग्राउंड काली होती है, कुछ चमकीली लाइनें दिखाई देंगी, है ना, डेफिनेट वेवलेंथ की, उन्हें कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। देखो मैं बुक में तुम्हें दिखाता भी जाता हूं, ये इस तरह से होता है लाइन स्पेक्ट्रा। देखो दिखा क्या? देखो भाई थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिख रहा होगा। देखो ये है लाइन स्पेक्ट्रा। देखो सारी बैकग्राउंड काली है, बीच बीच में जो सफ़ेद है ना, ये चमकीली लाइनें हैं, डेफिनेट वेवलेंथ की हैं। ये लिखा हुआ है 4102 एंगस्ट्रम, इस तरह 4340 एंगस्ट्रम। तो यही है लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर हो गया? अब बैंड स्पेक्ट्रा क्या होता है वो भी समझ लो। बैंड स्पेक्ट्रा चीज तब इमिट करती है जब वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो होता क्या है, आपको बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर कई सारी ब्राइट लाइंस मिलती हैं, कई सारी ब्राइट लाइंस। ठीक है, तो कई सारी ब्राइट लाइंस होती हैं या ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स होता है जो एक एंड पर शार्प होती हैं और दूसरे एंड पर फेड होती चली जाती हैं। बोलो क्या मिलता है बैंड स्पेक्ट्रम में? एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स, जैसे ये है ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स। एक साइड कैसी है आप देख रहे हैं? बताओ भाई, एक साइड कैसी है? शार्प, फिर धीरे 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 फेड होती चली जाती है। फिर वही बैंड, अगला बैंड शुरू हो गया। ये ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स है, एक तरफ शार्प है, फिर धीरे 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 फेड होती चली जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक एक बैंड है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा बैंड है। एक बैंड में ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं,
एक साइड शार्प होती हैं और फिर धीरे धीरे फेड होती चली जाती हैं। फिर अगला बैंड शुरू हो जाता है, उसमें फिर आगे का ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स होता है, उसमें भी सेम बात होती है, एक साइड शार्प होता है और फिर वो फेड होता चला जाता है। इसे कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। तो बताओ लाइन स्पेक्ट्रम कौन इमिट करता है? जब चीज एटॉमिक स्टेट में होती है तो लाइन स्पेक्ट्रम इमिट होता है, और जब चीज मॉलिक्यूलर स्टेज में होती है तो बैंड स्पेक्ट्रम इमिट होता है। इसमें कुछ चमकीली लाइनें होती हैं, बाकी बैकग्राउंड काली होती है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं, और ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स में भी एक साइड ज़्यादा चमक होती है, फिर बैंड फीका पड़ता जाता है और फिर अपनी चमक काफ़ी कम कर देता है। फिर दूसरा बैंड शुरू हो जाता है और चमक एकदम ज़्यादा होती है, फिर वो फीका पड़ता चला जाता है। इस तरह से बैंड स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। अब एक बात और होती है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटे? इसमें वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं विदाउट एनी गैप। यानी जब चीजें बहुत गर्म होती हैं तो उनमें से सारी पॉसिबल वेवलेंथ्स निकलती हैं, कोई वेवलेंथ गायब नहीं होती है, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। देखो एक बार जूम कम कर रहा हूं ताकि तुम्हें कॉपी दिखाई दे जाए। 1 मिनट का टाइम दो। ये वापस कर दिया मैंने, सेम कॉपी सीधी हो गई। अब देखो, तो तीसरा कौन सा था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बहुत ही गर्म चीजें जो होती हैं, है ना, वो हाई टेम्परेचर पर जो चीजें होती हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिट करती हैं, यानी उनमें हर पॉसिबल वेवलेंथ होती है। ठीक है। तो एक आपके पास ग्रुप होता है जिसमें हर पॉसिबल वेवलेंथ होती है। जैसे कोई कहे कि कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल हो गया सीधा सीधा सन। सन का स्पेक्ट्रम देखा जाए तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। या बल्ब होते थे ना पहले जिनमें फिलामेंट होता था, काफ़ी गर्म हो जाते थे, उन्हें इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। तो इनकैंडिसेंट बल्ब का भी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो बच्चों क्या समझे, लाइन स्पेक्ट्रा कौन देता है? जब चीज़ एटॉमिक स्टेट में होती है। बैंड स्पेक्ट्रा कब मिलता है? जब चीज़ मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन इमिट करता है? जब चीज़ खूब गर्म होती है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा के 2 पार्ट थे। अब बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी 2 काइंड हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। अब जरा इनको समझो क्या मतलब है, ध्यान देना। देखो इसमें किया क्या जाता है कि हमने एक बल्ब लिया, एक सोर्स लिया। देखो जरा डायग्राम देखो तो समझ जाओगे। देखो थोड़ा सा जूम कर पाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं, ताकि समझ में आए। देखो कुछ इस तरह से डायग्राम। तो हमने किया क्या, ये कोई लैंप जलाया है, देख रहे हो, आर्क लैंप लिखा है। यहां स्लिट से लाइट गई, लाइट ये सोडियम वेपर में से गुजरी। अब ये चीज जो है सोडियम वेपर, या तो ये एटॉमिक स्टेज में होगा या मॉलिक्यूलर स्टेज में होगा। इसमें से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम गुजरा है। कंटिन्यूअस माने सारी वेवलेंथ प्रेजेंट थी। ठीक है। और जब हमने इसको द्वारा स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज किया, स्पेक्ट्रोमीटर में 3 पार्ट होते हैं, ये डिवाइस होती है जिससे स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया जाता है। एक पार्ट को कहते हैं कॉलीमीटर, दूसरे को कहते हैं प्रिज्म टेबल जिसके ऊपर एक प्रिज्म लगाया जाता है, तीसरे पार्ट को कहते हैं टेलीस्कोप। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का अरेंजमेंट कहलाता है। शॉर्ट में अगर इतना ना लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्पेक्ट्रोमीटर। क्या लिख सकते हो? स्पेक्ट्रोमीटर। तो जब इस स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो आपको चमकीला पूरा बैकग्राउंड होगा। ध्यान से सुनना, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं बताया है। चमकीले बैकग्राउंड में कुछ काली काली लाइंस दिखाई देंगी, डेफिनेट वेवलेंथ की होंगी। पूरा बैकग्राउंड चमकीला, कुछ लाइनें गायब हो जाएंगी, वहां पर काली जगह आ जाएगी। तो ये हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रा। कौन सा? एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो बताओ एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? जब किसी चीज में से कंटिन्यूअस लाइट गुजारी जाती है, जैसे सोडियम वेपर में से गुजारी जा रही है, तो सोडियम वेपर इनमें से कुछ वेवलेंथ्स को
एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने तो सारी वेवलेंथ भेजी थी, कुछ सोडियम वेपर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट निकलेगी उनमें से कुछ वेवलेंथ इसने क्योंकि एब्जॉर्ब कर ली हैं तो उन जगहों पर काली लाइनें आ जाएंगी। तो पूरा चमकीली बैकग्राउंड में कुछ काली लाइनें मिलेंगी, ठीक है, और एक डेफिनेट वेवलेंथ की वो लाइंस होंगी। वो हम कहेंगे उसे, ये है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर ये चीज मॉलिक्यूलर स्टेज में होती तो इसमें से कई सारे बैंड्स गायब हो जाते, है ना, तो फिर उसे कहते ये है एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। तो बोलो करना क्या होता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन में, आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम गुजारना होता है ना। यहां पर जिस चीज की आप वेपर लेना चाहें, सोडियम की, लिथियम का देखना चाहते हैं तो लिथियम की, या जिस एलिमेंट का देखना चाहते हैं तो उसका आप यहां वेपर भर लेते हैं, उसमें से कंटिन्यूअस लाइट गुजरती है। ये चीज जो होती है सोडियम या जो भी आपने यहां लिया है वो उसमें से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पूरी चमकीली लाइट में से जहां जहां जो वेवलेंथ सोडियम ने एब्जॉर्ब कर ली होंगी वो गायब हो जाती हैं, वहां पर हमें काली लाइनें मिलती हैं डेफिनेट वेवलेंथ की। इसे ही हम एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर ये चीज एटॉमिक स्टेज में होगी तो हमें एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, और अगर ये चीज एटॉमिक की जगह मॉलिक्यूलर स्टेट में होगी तो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। तो क्या आपको ये बात भी क्लियर हो गई है? ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, उसको जरा समझो बच्चों, ठीक है। तो जरा सुनो क्या बात बताई। देखो बेटा, किरचॉफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। देखो मैं जूम हटा रहा हूं, अब जरा इसको समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। किरचॉफ ने क्या कहा, अब देखो इनका डिटेल खुद लिखना, बुक में से देख के समझा मैंने अच्छे से दिया है, थोड़ा सा आपको खुद लिखना है। अब मैं किरचॉफ लॉ आपको समझा रहा हूं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ ने एक बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या बात थी, उसको अगर शॉर्ट में कहें तो एक लाइन में भी कह सकते हैं, गुड एब्जॉर्वर्स आर द गुड एमिटर्स, या तो ऐसे कह लो, अभी डिटेल भी बताऊंगा। गुड एब्जॉर्वर्स आर द गुड इमिटर्स, यानी जो अच्छे एब्जॉर्वर होते हैं, यानी अगर वो कोल्ड स्टेज में है, कोई चीज ठंडी है ना, तो जो अच्छे एब्जॉर्वर होते हैं वो उतने ही अच्छे इमिटर होते हैं। कोल्ड स्टेज में अगर कोई किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो अगर उसे गर्म किया जाएगा तो वो स्ट्रांगली उसी वेवलेंथ को इमिट भी करेगा। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम, मान लीजिए सोडियम लाइट है, तो इसमें से मान लीजिए जब हमने इसके अंदर से इसका सोडियम वेपर का हमने लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, तो हमने देखा ये 5893 एंगस्ट्रम और 5896 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बाकी वेवलेंथ्स को कुछ नहीं कहता है, लेकिन इन दो वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सारी वेवलेंथ्स में से सेलेक्टिवली इन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो अगर सोडियम को बहुत गर्म किया जाए और वो अब क्या करेगा, अपने अंदर से इमिट करेगा वेवलेंथ्स को बहुत गर्म करने के बाद, है ना, तो आप देख के ताज्जुब में पड़ जाएंगे, जिन वेवलेंथ्स को इसने एब्जॉर्ब किया था कोल्ड स्टेज में, एग्जैक्टली उन्हीं वेवलेंथ्स को ये स्ट्रांगली इमिट करेगा। यानी ये जिन वेवलेंथ्स का स्ट्रांग एब्जॉर्बर था उन्हीं वेवलेंथ्स का ये स्ट्रांग इमिटर भी होता है। तो ये ही किरचॉफ लॉ है, याद रखिए, गुड एब्जॉर्वर्स आर द गुड इमिटर्स। जो एलिमेंट जिन वेवलेंथ्स को लोअर टेम्परेचर पर होने पर, यानी कि ठंडा होने पर, जिन वेवलेंथ्स को वो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है, अगर उस एलिमेंट को गर्म किया जाए तो वो उन्हीं वेवलेंथ्स को
सेलेक्टिवली इमिट भी करता है। तो इसी रूल को कहते हैं गुड एब्जॉर्बर्स आर द गुड इमिटर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किरचॉफ लॉ। अब एक चीज और पढ़ा रहा हूं बेटे, इन्हें कहते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। क्या कहते हैं भाई? फ्रॉनहोफर्स लाइंस। देखो पहले समझना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सुन के, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेटे, फ्रॉनहोफर ने सन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया। किसका स्पेक्ट्रम स्टडी किया? सन का। तो उन्हें उम्मीद ये थी सन का स्पेक्ट्रम बिल्कुल कंटिन्यूअस मिलेगा और उसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी, ये उम्मीद वो कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेटा। जब उन्होंने इस स्पेक्ट्रम को डीपली स्टडी किया तो उन्होंने देखा उनमें से पूरी चमकीली बैकग्राउंड में से कुछ लाइंस, पूरी बैकग्राउंड चमकीली थी, ब्राइट थी, लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्टिव वेवलेंथ्स गायब थी, कुछ लाइंस गायब थी। वहां पर हमें काली लाइनें मिली, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की तरह, है ना। तो कुछ वेवलेंथ्स गायब थी। तो इन लाइनों को उन्होंने ए, बी, सी, डी अलग अलग वेवलेंथ नापी और इनको नाम दे दिया कि इस तरह से उन्होंने देखा। अब उनसे ये पूछा गया फ्रॉनहोफर से कि बताइए भाई, सन के स्पेक्ट्रम में ये लाइनें गायब क्यों हुई? तो वो इसका कारण नहीं समझा पाए। यानी उन्हें मिला तो, देखा तो उन्होंने, लेकिन वो बता नहीं पाए कि क्यों ये लाइनें हमें मिल रही हैं, क्यों ये ब्लैक लाइंस हमें मिल रही हैं, क्यों ये लाइनें एब्जॉर्ब हो गई। इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी फिर किरचॉफ ने दी। किरचॉफ ने देखो इन लाइनों को कैसे एक्सप्लेन किया वो समझो। किरचॉफ ने कहा सन में दो पार्ट हैं, एक अंदर वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर ये बेटे पार्ट बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर 1 करोड़ केल्विन से भी ज्यादा हो सकता है, 1 करोड़ केल्विन फोटोस्फीयर। और एक बाहर वाला पार्ट है, सन को दो पार्ट्स में समझा जा सकता है। बाहर वाला पार्ट इतना गर्म नहीं है, इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमोस्फीयर। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन है। अगर सरफेस पर आ जाएं तो ये टेम्परेचर बहुत कम है, यानी इसकी तुलना में, अंदर वाले फोटोस्फीयर की तुलना में क्रोमोस्फीयर ठंडा है काफ़ी। कहाँ 1 करोड़, कहाँ 6000 बस, है ना। तो ये क्रोमोस्फीयर है। अब यहाँ पर भी एलिमेंट मौजूद होंगे, क्रोमोस्फीयर में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो जब यहाँ पर एलिमेंट्स है, इन्होंने तो बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही इमिट किया, सारी वेवलेंथ इमिट की। लेकिन जब वो लाइट यहाँ क्रोमोस्फीयर से गुजरी, यहाँ से गुजरी, तो ये जो एलिमेंट्स ठंडी स्टेज में थे, इन्होंने कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्यों एब्जॉर्ब कर लिया? अभी तुमने पढ़ा है, हर एलिमेंट ठंडी स्टेज में वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है और गर्म स्टेज में उन्हीं वेवलेंथ्स को जिनको कि उसने एब्जॉर्ब किया था उन्हें स्ट्रांगली इमिट करता है। तो यहां से तो सारी वेवलेंथ निकली है फोटोस्फीयर से, लेकिन यहां से जब वो गुजरी तो क्रोमोस्फीयर ने कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया। यही वजह है कि जिन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया वहीं पर आपको काली लाइनें मिली हैं। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी? किरचॉफ ने। बहुत ही सेटिस्फैक्टरी थ्योरी लगी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर एक एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा यह भी तो हो सकता है कि यहां से लाइट जैसे हमारी अर्थ पर पहुंची, ये हमारी अर्थ है, अर्थ, तो उन्होंने कहा यह भी तो हो सकता है यहां से तो पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही हो, रास्ते में कोई चीज हो, यहां पर कोई ऐसा मैटर हो जिसने एब्जॉर्ब कर लिया हो लाइट को। तुम ये कैसे कह सकते हो कि क्रोमोस्फीयर में ही एब्जॉर्प्शन हुआ है? बीच में भी तो रास्ते में कहीं कोई मैटर हो, उसने एब्जॉर्ब कर लिया हो, तो भी तो हो सकता है। तो इसके लिए किरचॉफ ने ये कहा हाँ भाई ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए वेट करो जिस दिन टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। टोटल सोलर इक्लिप्स
यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन इसका फैसला हो सकता है, सूर्य ग्रहण वाले दिन। तो हमें पता है सूर्य ग्रहण वाले दिन क्या होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स वाले दिन। आपको पता है यहां पर जो है पूरा इस पार्ट को, फोटोस्फीयर वाली लाइट को चंद्रमा बंद कर देता है, यहां से आने वाली लाइट नहीं आती है और सिर्फ यहां से हल्की सी लाइट अर्थ पर पहुंचती है क्रोमोस्फीयर से। ठीक है, तो अगर ये क्रोमोस्फीयर से आने वाली लाइट को एग्जामिन किया जाए उस दिन, तो अगर रास्ते में कोई चीज है तो आज भी वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी और हमें कुछ काली लाइनें दिखाई देंगी, क्योंकि मेनली लाइट तो सारी फोटोस्फीयर से आती है। 99.99% लाइट तो फोटोस्फीयर से है, क्रोमोस्फीयर से आने वाली लाइट बहुत कम है, 0.01%। तो इसलिए जब हम ऑर्डिनरी केस में देखते हैं तो सारी लाइट ये डोमिनेट कर जाती है, तो हम क्रोमोस्फीयर की लाइट को छोड़ के मेनली फोटोस्फीयर की लाइट को ही एग्जामिन कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस दिन ये हिस्सा ढक जाता है, तो हम कौन सी लाइट को भी एग्जामिन कर सकते हैं, क्रोमोस्फीयर वाली। तो क्रोमोस्फीयर वाली उस दिन लाइट को देखो, तो क्रोमोस्फीयर यहां से आप उस दिन अगर लाइट को देखते हैं तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। कंटिन्यूअस माने कोई भी लाइन या गायब नहीं होती है। क्यों? अब बताओ इससे क्या साबित हुआ, यहां से आने वाली लाइट में सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। अगर ये वाली लाइट में, यहां से आने वाली लाइट में सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब रास्ते में कुछ नहीं था। अगर रास्ते में कुछ होता तो आज भी ये वेवलेंथ में से कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती। इसका मतलब सारी गड़बड़ कौन करता है, क्रोमोस्फीयर ही करता है। इससे ये साबित हो जाता है। तो टोटल सोलर इक्लिप्स वाले दिन फोटोस्फीयर ढक जाता है और सारी लाइट क्रोमोस्फीयर से आती है। हालांकि लाइट काफ़ी कम होती है लेकिन उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, ये लाइंस गायब नहीं होती हैं। इससे साफ साबित होता है कि रास्ते में लाइंस को कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बल्कि एब्जॉर्प्शन क्रोमोस्फीयर में ही हो रहा है। तो फोटोस्फीयर वाली लाइट में से यहीं पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसीलिए काली लाइंस मिलती है। इस तरह से बेटे फ्रॉनहोफर लाइंस को किरचॉफ ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब कोई बच्चा ये पूछे सर इस स्टडी से क्या साइंस को कोई फायदा भी हुआ, तो मेरा जवाब है हाँ, फायदा भी हुआ भाई साइंस को। अब क्या क्या फायदा हुआ इसके लिए मैं तुम्हें जरा थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो बेटे, इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि सन पर मौजूद एलिमेंट्स का पता चलाया जा सकता है। सन पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे डिटेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने देखा कि वहां पर कोई वेवलेंथ गायब है ना, कोई वेवलेंथ गायब है, कोई भी वेवलेंथ गायब है। अब हमने अर्थ पर देखा कि उस वेवलेंथ को कौन सी चीज इमिट करती है, तो पता चला कि उसको हाइड्रोजन इमिट करती है। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट होगी, इसने ही उस वेवलेंथ को यहां एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिर देखा कि देखो भाई ये एक वेवलेंथ गायब है। अब हमने अर्थ पर खोजा ऐसा एलिमेंट जो इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके या इमिट कर सके, तो हमने देखा यार कार्बन ऐसा कर सकता है, तो इसका मतलब कार्बन यहां प्रेजेंट होगा, तभी इसने इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा। फिर हमने देखा कि ये वेवलेंथ गायब है। अब हमने अर्थ पर देखा, अर्थ पर सारे एलिमेंट्स हैं, हमने देखा कि भाई कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हमने देखा नाइट्रोजन कर सकता है इसे एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है। इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस तरह से अर्थ का आपने इन एलिमेंट्स जो जो वेवलेंथ गायब थी उनका अगर आप पता लगाकर आप सन पर प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी मजेदार बात हुई, कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी इसी वजह से हुई। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है, देखो हमने देखा एक वेवलेंथ ये गायब है। अब अर्थ पर हमें जितने एलिमेंट्स पता है उनमें से इस वेवलेंथ को कोई एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, तो लोगों ने खोज करना शुरू किया और कौन से एलिमेंट्स है जो इसको एब्जॉर्ब करे।
खोज करते करते हीलियम की डिस्कवरी इसी तरह से हुई थी। तो पता चला हीलियम है वो जो इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और वो यहां पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। तो क्या क्या बताओ फायदे हुए। एक तो बेटे इससे सन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एलिमेंट्स का पता चल पाया हमें प्रैक्टिकली, और नए एलिमेंट्स की खोज हो पाई। जो वेवलेंथ यहां गायब थी अर्थ पर, वो एलिमेंट हम नहीं जानते थे, फिर हमने उसको ढूंढना शुरू किया। कोई तो कोई एलिमेंट हो सकता है हो ऐसा जो इस लाइन को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो वो पता चला, इस तरह से नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। आज भी इस चीज का बड़ा फायदा उठाया जाता है। आप किसी भी स्टार का स्पेक्ट्रम देख लीजिए, सन भी एक स्टार है, किसी भी स्टार का स्पेक्ट्रम देख लीजिए और उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ्स गायब हैं वो देख लीजिए, और अर्थ पर एलिमेंट्स देख लीजिए कौन इन वेवलेंथ्स को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो वो एलिमेंट्स उस स्टार पर प्रेजेंट होंगे। तो किसी भी स्टार का एनवायरनमेंट इन फ्रॉनहोफर लाइंस की स्टडी के बिहाफ पर बताया जा सकता है। इस तरह से बेटे ये लाइंस बड़े ही काम की हैं। इनसे सन के बारे में भी बहुत जानकारी मिली, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, और दूसरे स्टार्स का स्पेक्ट्रम देखकर किसी भी स्टार पर प्रेजेंट एलिमेंट्स या उसका एटमॉस्फेयर इस टेक्निक से पता किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।